हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन, जिसमें हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की हम बात करेंगे। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? जनरली हमने क्या करा, इंडिकेटर हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें ये डिफरेंस बताए कि ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है ये एसिड है या बेस है, उसको हम कहते थे इंडिकेटर, जिसमें हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी पढ़ा। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज द डिफरेंट कलर्स। इसमें क्या होगा, एक्चुअली बहुत सारे कलर्स होते हैं और उस कलर के बिहाफ पर आप बताते हो कि जो आपको सॉल्यूशन मिला वो एसिड है या फिर बेस है। और क्या होगा कि हर एक कलर के लिए एक नंबर दिया गया है, पीएच नंबर। सबसे पहले पीएच जान लो आप लोग क्या होता है। पीएच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीएच, सबसे पहले ये जो वर्ड है पी, इसका मीनिंग होता है फोन्स, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो एक तरीके से पीएच का मतलब आप ये कह सकते हो कि दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये पीएच नंबर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के इनवर्सली काम करता है, यानी कि उल्टा काम करता है। कहने का मीन्स हाइड्रोजन का आयन जितना ज्यादा होगा उसका पीएच नंबर जो है हम उतना ही क्या मान के चलेंगे, कम मान के चलेंगे। यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा निकल रहा है तो वो ज्यादा एसिडिक है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका पीएच नंबर कम होगा। और पीएच नंबर जो कम होगा वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि जो सॉल्यूशन आपको मिला है वो एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो पीएच नंबर होता है वो 0 से लेके 14 तक जाता है, जिसमें 7 पे तो होता है न्यूट्रल, ये आप देख भी सकते हो। अगर हम 7 की बात करें तो 7 पे न्यूट्रल होता है। और 0 से लेके 7 से पहले तक का जो भी नंबर होगा पीएच नंबर, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि जो सॉल्यूशन आपको मिला है वो एसिड है। जैसे कि आपने कर्ड लिया, दही, अगर आपने दही का पीएच नंबर चेक किया वो 6 आया, तो 6 पर आप ये कहोगे कि वो 7 से पहले है, तो यानी कि 6 में आ रहा है वो, तो 0 से 7 की रेंज के अंदर जो भी होगा वो एसिड होगा। तो यानी कि दही जो है वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। और जो भी नंबर 7 से ऊपर होगा, 7 से 14 तक, वो जाएगा बेस की कैटेगरी में। और 7 पे रहेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। अब इसमें यहाँ पे दिखाया गया है पीएच लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन में आएगा, एंड पीएच मोर देन 7 वो बेसिक में आएगा। और इसमें भी हम बात करें अगर यहाँ पे, तो ये रहेगा कि जो नंबर आपके 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड 3.5, यानी कि 0 से लेके 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। और जैसे जैसे वो नंबर बढ़ता जाएगा, यानी कि 3.5 से ऊपर होता जाएगा, वो आपका एसिड वीक होता जाएगा। 7 पे न्यूट्रल आने के बाद अब हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट। 7 से 14 तक, यानी कि 7 से 10 एंड 10.5 तक आप बात करोगे तो वो बेस रहेगा, लेकिन वीक बेस रहेगा। एंड 10 से ऊपर जाते ही वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा, एंड 14 पे जो जाएगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो जैसे हमने 5 पर एक कलर रख दिया, 6 पीएच वैल्यू पर भी एक कलर रख दिया, 10 पीएच वैल्यू पे भी एक कलर फिक्स कर दिया है। तो यानी कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का हर एक एक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो सपोज करो अगर वहां पे ऑरेंज कलर आया तो ऑरेंज पे आप ये चेक करोगे कि कितना पीएच नंबर होता है, और पीएच नंबर सपोज करो उस पर 3 आ रहा है, तो आप ये कहीं ना कहीं जज कर लोगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरीके से पीएच जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर होंगे। उस कलर के बिहाफ पर आप ये पता लगाओगे कि इसका पीएच नंबर क्या है, और फिर उस पीएच नंबर से आप ये पता लगा लोगे कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेसिक है। चलिए, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो दिखाया गया है, 1 सेकेंड। एच पॉजिटिव आयन की अगर कंसंट्रेशन आप देखोगे तो जैसे जैसे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर पीएच नंबर जो है वो डिक्रीज होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पे एक चीज बताई गई है इसमें, ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड पीएच डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर आपको किसी भी एसिड को हम डाइल्यूट बनाते हैं, यानी कि हम उसमें पानी मिक्स करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, और ये भी आपको बताया गया था कि वाटर के अंदर आप एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए। तो इन्होंने बताया इसमें कि जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करते जाओगे उसका जो पीएच है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट करने पर वो जो एसिड है वो अब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहेगा, वो वीक एसिड बनता जाएगा, एंड वीक एसिड का जो पीएच नंबर है वो बढ़ता जाएगा। एंड ऑन डाइल्यूटिंग बेस, बेस को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो उसका जो पीएच नंबर है वो घटेगा, क्योंकि जिसका पीएच नंबर होगा 14 वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
अब जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करोगे तो उसका बेसिक कैरेक्टर घटेगा, यानी कि वो 13 की तरफ जाएगा, फिर वो 12 की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे उसका पीएच नंबर घटता जाएगा, उसका बेसिक कैरेक्टर भी घटता जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 पे बताया गया है कि 7 पे जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे डिस्टिल वाटर है वो किसका एग्जांपल होता है, न्यूट्रल का, और उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये आप टेबल याद रख सकते हो, 0 से लेके 14 तक जो जाएगा वो पीएच स्केल जाएगा। इधर की तरफ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इधर की तरफ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा 7 से लेके 14 तक। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर H पॉजिटिव आयन की बात करें तो यहाँ पे आप 7 से जब 0 की साइड जाओगे तो H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगा, जबकि 7 से 14 की तरफ जाओगे तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डिक्रीज होगा, जबकि जो OH नेगेटिव आयन है वो इंक्रीज होगा। तो ये है आपका पर्टिकुलर पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल केवल केमिस्ट्री में नहीं, आपकी जो डेली रूटीन है उसमें भी आप बहुत जगह देखोगे कि पीएच स्केल कहीं ना कहीं यूज में आता है। कैसे, उसमें हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें पीएच स्केल की, तो इसमें आप देखोगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो भी पीएच को लेकर कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स करते हैं, और वहां पे भी पीएच यूज होता है। कैसे, सबसे पहले ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। अब जैसे आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा है कि आपके स्टमक के अंदर भी डाइल्यूट एसिड पाया जाता है। लेकिन अगर हम अपना बॉडी का बात करें, ओवरऑल बॉडी का, तो हमारा ओवरऑल बॉडी का जो नेचर है, जो अगर पीएच वाइज हम देखें तो उसका जो पीएच है वो 7 से लेके 7.8, यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रल या फिर बेसिक कैरेक्टर हमारे बॉडी शो करता है। वैन पीएच ऑफ द रेन वाटर, अब जैसे रेन वाटर की अगर हम बात करें तो कई बार अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। अगर आपने एक एग्जांपल सुना भी होगा कि एक बार एसिड रेन हुआ था आगरा में, जिसकी वजह से जो ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है व्हाइट कलर का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो थोड़ा सा येलोइश कलर में कन्वर्ट हो गया था। तो वो एक एसिड रेन का इफेक्ट था। और वहां पे हम पीएच उसके चेक करते हैं कि अगर हमने ये बताना है कि ये रेन जो है वो उसका पीएच जो है 5.6 से नीचे जा रहा है, तभी हम उसे डिक्लेयर करते हैं कि इसको एसिड रेन कहा जाएगा। इट मींस कि उस पानी में एसिडिक की जो मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी। और हमारी बॉडी का जो पीएच है 7 से 7.8, ये भी हम इस बेस पर फिर कैटेगराइज कर पाते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह का कैरेक्टर दिखा रही है या किस तरह का बिहेवियर दिखा रही है, एसिडिक या फिर बेसिक। पीएच ऑफ सोइल, अब सोइल का कैसे, जैसे हम बहुत सारे लोग जो है खाना खाते हैं, वो सारा खाना हमें कहां से मिलता है, क्रॉप से, और क्रॉप्स कहां पैदा होती है, सोइल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए सोइल रिक्वायर है, तो वहां पर आपको ये भी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि क्या वो सोइल सुटेबल है उस क्रॉप को पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। इट मींस वहां पर हम उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का जजमेंट करते हैं। तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो अगर प्लांट्स का ग्रोथ आपको हेल्दी चाहिए तो उसके लिए आपको पीएच चेक करना पड़ता है। अगर सोइल का पीएच एसिड की कैटेगरी में आ रहा है और थोड़ा एसिडिक बिहेवियर ज्यादा दिखा रहा है, तो कुछ बेसिक सॉल्यूशंस को हम यूज करके उसका जो पीएच है वो नॉर्मल करते हैं, जिससे कि जो फसल उसमें अच्छे से पैदा हो सके। उसके लिए कई बार हम कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्लेक लाइम का यूज करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। चलिए सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। देखिए आप लोग, इसमें अगर हम बात करें पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन अगर हम बात करें तो डाइजेशन में स्टमक हम पढ़े हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्टमक एक एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, और हमारा जो स्टमक होता है वो भी एचसीएल एसिड प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट वाला, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो जो अपने एंजाइम्स है वो काम करेंगे किस तरह के सॉल्यूशन के अंदर, जब सॉल्यूशन होगा एसिडिक। तो इसलिए जो HCl है सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने का काम कौन करता है, HCl करता है। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि स्टमक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे में आपने पढ़ा था पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो केवल काम तभी करेगा जब सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। तो उसके लिए स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग द डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज द पेन एंड द इरिटेशन।
कई बार अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया या आपने इस तरह का फूड खाया जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो उस टाइम पे होगा क्या काम कि थोड़ा सा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और उस टाइम पर आप किसी बेस का यूज करके वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हो। टू गेट रीड ऑफ दिस पीपल यूजेस द एंटासिड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका MgOH का होल्ट वाइज फॉर्मूला होता है, जहां पे एसिड के असर को न्यूट्रलाइज किया जाता है। पीएच चेंज एज अ कोज ऑफ टूथ डिके। अब हमारे दांत जो है वो हमारा सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हम कहीं ना कहीं दांतों से करते हैं, खाने को सिंपल फूड्स में या सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं दांतों के थ्रू। लेकिन आप देखोगे कि आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से आपको टूथ डिके यानी कि आपके धीरे धीरे दांत खराब होने लगते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो ऑलरेडी ग्लूकोज है, यानी कि एक सुगरी सब्सटेंस है। एंड सेकेंडली अगर आपने कोई स्वीट्स वगैरह खाई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी दांतों का एक पीएच वैल्यू होता है जो कि अगर 5.5 से नीचे जाने लगे तो वो कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, जिसकी वजह से आपके दांत खराब होने लगते हैं। इसके लिए क्या करता है कि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका सॉल्यूशन होता है बेसिक। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि रात को सोने से पहले और सुबह को उठने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो पेस्ट आप यूज कर रहे हो टूथपेस्ट वो बेसिक है और वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन कई बार जब आप ब्रश नहीं करते तो वो एसिड का नेचर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है और धीरे धीरे आपके दांत खराब होने लगते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। टूथ डिके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टूथ इनामल, इनामल जो होता है टूथ इनामल, ये आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, मेड अप ऑफ द कैल्शियम फोस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इवन बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट होता है। डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो उसको आप देख रहे हो कि उसको भी कहीं ना कहीं खराब कर देता है एसिड। अब इसमें देखो ध्यान से पढ़ोगे ये सभी, इसमें बताया गया है, 1 सेकेंड, चलिए देखो बच्चों सभी एक बार, यस। तो इसमें बताया गया है व्हेन द पीएच इज लोअर देन 5.5 ड्यू टू द एसिड्स, द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स बाय द बैक्टीरिया। तो जब भी बैक्टीरिया की वजह से 5.5 से नीचे पीएच जाएगा तो दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। यूजिंग टूथपेस्ट विच इज बेसिक इन सॉल्यूशन यू कैन स्टॉप द टूथ डिके। चलिए नाउ, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो आपकी डेली रूटीन में यूज भी होता है। अब क्या होता है कि कई बार आप सभी ने कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि मधुमक्खी बी है, उसके स्टिंग में एसिड पाया जाता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने देखा होगा, आपको उससे बचाव करना है तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस इंसेक्ट ने काटा उसमें एसिड था, बेसिक था। क्योंकि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप करोगे तो आपको ये पता होगा कि स्टिंग में अगर एसिड था तो आप बेस से रिएक्ट कराओगे, और अगर स्टिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर वैस, जिसको ततैया भी कहा जाता है, अगर उसने काटा है तो उसके स्टिंग में बेस होता है, तब आप रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ। तो सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल में क्या होता है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज द पेन। अगर मधुमक्खी काट लेती है तो उसमें क्या होगा कि स्टिंग में उसके एसिड होता है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इरिटेशन होती है। यूज ऑफ द बेस लाइक द बेकिंग सोडा, यू कैन न्यूट्रल दैट, आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, जैसे बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। इसमें यह भी बताया गया, स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड्स कॉजिंग द बर्निंग सेंसेशन ऑफ पेन, रबिंग विद द लीफ ऑफ दो प्लांट्स गिव द रिलीफ। अब इसमें भी क्या होगा कि अगर आपको एसिड के साथ रिएक्ट किया आपकी बॉडी ने, उस टाइम पर अगर आप बेसिक सॉल्यूशन का यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता है। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? पीएच को बैलेंस ही करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बच्चों अगर हम इसमें बात करें, नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे कुछ सोल्ट्स, और उन सोल्ट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है वो भी आप इसमें देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल्स फ्रॉम दी कॉमन सोल्ट, NaCl। NaCl को जब कभी भी आप पानी के अंदर मिक्स करोगे तो इसको कहा जाता है ब्राइन। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कौन कौन से जो कॉमन सोल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, उससे कौन कौन से केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। एक तो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। एक आप इससे बना सकते हो ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीड डाइक्लोराइड, CaOCl2। एक बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। एंड पीओपी, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12H2O। अब सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, जो कि साबुन वगैरह या डिटर्जेंट जो आप अपने घरों में यूज करते हो उसमें ये पाया जाता है। तो किस तरीके से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हेल्प करता है, ये वो बनता है ब्राइन से यानी कि NaCl से। चलिए सबसे पहले बताया गया इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तो आप सभी बच्चों को इसका फॉर्मूला याद रखना है NaOH। When electricity is passed through the aqueous solution of the NaCl brine, देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो ये ब्राइन लिखा है इसका मतलब यही है कि जब सोडियम क्लोराइड NaCl को आप पानी के अंदर मिक्स कर दोगे तो उस सॉल्यूशन को उस टाइम ब्राइन कहा जाता है, और जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा NaOH में। NaOH तो बनेगा उससे, साथ में इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली का मतलब होता है ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। तो क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो NaOH है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और ये एक तरह का एल्कली है क्योंकि ये पानी में आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको एल्कली कहा जाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान एक बाई प्रोडक्ट क्लोरीन भी बनता है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये यहाँ पे इसका सेटअप दिखाया गया है। कैथोड और एनोड दो रोड ली जाती है। एनोड पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इस पे जाता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव आयन जाता है। जब आप NaCl इससे पास कराओगे तो कैथोड पे जाएगा Na पॉजिटिव एंड एनोड पे जाएगा Cl नेगेटिव। चलिए अब इसमें आप यहाँ पे ये रिएक्शन देख सकते हो। NaCl को जब हमने पानी के साथ मिक्स किया और यहां से जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो बनेंगे NaOH यानी कि एल्कली, क्लोरीन एज अ बाई प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन। और ये जो बाई प्रोडक्ट है इनको भी हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रिएक्शन है ये, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताइए कि एनोड पे क्या मिला। तो एनोड पे मैंने अभी आपको बताया कि एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव और उस पे हमेशा पॉजिटिव वाला नेगेटिव को आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड पे हमेशा Cl जाएगा, क्लोरीन गैस, और गैस जो होता है उसमें एटम दो होते हैं, दो, तो ये Cl2 होगा। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी और यहाँ पे Na सॉल्यूशन जो है वो कैथोड के पास बनेगा जिसको एल्कली कहा जाता है। यूजेस क्या क्या है, यूजेस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यूजेस भी आप बच्चों को पढ़ने हैं। चलिए अगर यूजेस की हम यहाँ पर बात करें तो यूजेस इसमें होगा, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन को आप किस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है और एक बहुत अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन को माना गया है। जो Cl2 होता है क्लोरीन, ये आप सभी को पता होगा, वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट में कैसे, जो पानी के अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। जब कभी भी आप बच्चे स्विमिंग पूल वगैरह जाते हो या वाटर पार्क जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि पानी में क्लोरीन ही मिलाया जाता है। जो एक स्मेल आपको आती है वो क्लोरीन की होती है जिससे उसके जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसको बनाने में भी क्लोरीन का यूज होता है। पीवीसी जो आपके घरों में वायर यूज होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है या पीवीसी पाइप्स होते हैं। एंड CFC, HCl जो होता है वो क्लीनिंग स्टील एंड मेडिसिन, यानी कि स्टील वगैरह को क्लीन करने में HCl का यूज होता है, एंड मेडिसिन बनाने में यूज होता है। NaOH की अगर हम बात करें, जो एक मेन प्रोडक्ट है वो डिग्रीसिंग द मेटल्स, सोप्स एंड द प्रॉपर पेपर मेकिंग, कागज को बनाने में, सोप्स वगैरह बनाने में, और जो मेटल्स है उनके ऊपर उनको डिग्रीस करने में, जो उनके ऊपर ग्रीस वगैरह आ गया अगर उस ग्रीस को हटाना है, क्योंकि ये NaOH में भी अपने आप की एक कास्टिक सोडा प्रॉपर्टी पाई जाती है। कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है जिसकी वजह से क्लीनिंग पर्पस में इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि अगर आप NaOH को कभी भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो ब्लीच बनेगा, और हाउस होल्ड ब्लीचेस या ब्लीचिंग फैब्रिक्स वगैरह में उसको यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़ों पे कई बार आप कहते हो कि ब्लीच करवाना है तो उस टाइम पे इस सॉल्यूशन का ही यूज किया जाता है। ये सभी आप बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। देखने में ये आपको यहाँ पे जितने भी ये सब चीजें दी गई है यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। और सीबीएसई का जो अभी हमने न्यूज सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने, उसमें हमने देखा है कि केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो ज्यादा हाई वेटेज के होंगे ना लो वेटेज के, एक मीडियम मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो उस केसेस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। और आप सभी को याद रखना है कि जो NaOH है इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था। चलिए सेकंड केमिकल की हम बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड इसको कहा जाता है, CaOCl2।
एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से बन के आता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर तो कॉमन नेम हुआ, तो वो कहेंगे कि इसका फॉर्मूला बताओ, तब आपको लिखना है CaOCl2। और वो कहेंगे इसका केमिकल नेम बताओ, तो तब आपको इसको बोल के बताना है कि कैल्शियम ऑक्सीड डाइक्लोराइड, यानी कि इसका केमिकल नेम आपको लिख देना है। यूज होने वाले हर एक एटम को क्या कहते हैं वो आपको वहां पे मेंशन करना है। अगर यहाँ पे हम बात करें ये किस तरीके से बनता है, तो अगर आप देखोगे क्लोरीन की हम रिएक्शन कभी भी CaOH का होल्ट वाइज, जिसको स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है, अगर आप इसके साथ कराओगे तो यहाँ पे आपका बनेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीड डाइक्लोराइड, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जो कि होगा वाटर। तो एक तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ है कि क्लोरीन के साथ ऐसा कौन सा दूसरा कंपाउंड है जो रिएक्ट करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, तो उसका आंसर है स्लेक लाइम, यानी कि CaOH का होल्ट वाइज। यूजेस की अगर हम बात करें कहां पर इसको यूज करते हैं, तो ब्लीचिंग कॉटन एंड द लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके जो कॉटन के कपड़े होते हैं, कुर्ते वगैरह या शर्ट्स, आप उन पे ब्लीच करवाते हो तो उस टाइम पे इसी सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर बनाने में इसका यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। एंड डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है तो दैट्स वाई पानी को डिसइंफेक्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड केमिकल की, जो कि आपके घरों में सभी के घरों में यूज होता है, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप सभी ने देखा होगा, जब कभी भी आपके घरों में केक वगैरह बनता है या कोई साउथ इंडियन फूड जैसे कि ढोकला वगैरह इस तरह की चीजें बनाई जाती है, तो उस टाइम पे उसमें बेकिंग सोडा यूज होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और एक इसकी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बनता कैसे है। जब NaCl की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे CO2 और साथ में NH3 लोगे, तो तब आपका यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl, और जो मेन प्रोडक्ट है बेकिंग सोडा NaCO3 ये भी आपका बनेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन ये जो बेस बनाएगा NaCO3 ये बहुत ज्यादा कोरोसिव नहीं होता, यानी कि ऐसे जलन पैदा नहीं करता हमारी बॉडी के अंदर, दैट्स वाई हम इसको इनटेक करते हैं, खाने वगैरह में यूज करते हैं। व्हेन इट इज हीटेड, अब मेन क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है कि बेकिंग सोडा क्यों यूज किया जाता है। वो इसलिए यूज किया जाता है बच्चों, क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे, अब ये हमने हीट किया इसको, तो यहाँ पे Na2CO3 बना, साथ में H2O और साथ में गैस बनी CO2। ये CO2 गैस ही उस बैटर के अंदर एम्बेडेड हो जाती है, फंस जाती है और उस चीज को फ्लफी बनाती है। इसलिए जो केक बनाते हो, ढोकला बनाते हो, वो फ्लफी बनते हैं। नाउ यूजेस, यूजेस क्या है फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, एक तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है, कैसे, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, उसके साथ में टार्टरिक एसिड आप लेके चलते हो। एग्जाम में कोई भी आपसे टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन ये एसिड का नाम आपको जरूर याद रखना है कि टार्टरिक एसिड जब बेकिंग सोडा के साथ मिलाओगे तो तब बेकिंग पाउडर बनेगा। बेकिंग पाउडर व्हेन इट इज हीटेड मिक्स विद वाटर, जब आप इसको पानी के साथ मिक्स करके हीट करोगे तो CO2 इज प्रोड्यूस विच कॉजेज द ब्रेड एंड द केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो तब पानी के साथ मिक्स करने पे वो स्पंजी बनता है, फ्लफी बनता है। जो बेकिंग सोडा है वो एक इंग्रेडिएंट है एंटासिड का, यानी कि एसिडिटी को खत्म करता है। यूज इन द सोडा एसिड्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में आप देख रहे हो इसमें CO2 गैस है, CO2 गैस आग को बुझाती है, तो वहां पे इसका यूज होता है। और सोडा फैक्ट्री जो आप ये कोक वगैरह पीते हो उसमें जो गैस एकदम से भरी होती है वो CO2 होती है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। चलिए अब इसमें बात करते हैं हम एक नेक्स्ट केमिकल की, जो कि है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में कई बारी पूछा गया है और होम एग्जाम में भी ये कई बारी आता है, तो ये तो सभी बच्चों को याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। चलिए वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये भी एक बेसिक सोल्ट है। किस तरह से बनेगा, जो भी आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी Na2CO3, जब आपने हीट किया था बेकिंग सोडा को, तो Na2CO3 उसमें एक प्रोडक्ट बना, उसको साथ में जब आप पानी के 10 मोलिक्यूल ऐड करोगे तो साथ में बनेगा Na2CO3.10H2O। यही वॉशिंग सोडा है, और ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार मिश्री है या मोटा नमक जो आपने देखा है, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसे क्रिस्टल्स कहा जाता है, जिसमें पानी तो प्रेजेंट है, लेकिन वो पानी कभी भी आपके हाथों को गीला नहीं करेगा अगर आप उस सोल्ट को हाथ में लोगे, तो इट मीन्स वो क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसका यूज क्या होता है,
एक तो ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, बोरेक्स को बनाने में इसका यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा का क्लीनिंग पर्पस में। और एक पानी होता है ठंडा पानी, जैसे सर्दियों में अगर आप ठंडे पानी से कपड़े धोगे तो कपड़े साफ नहीं होते, क्यों? क्योंकि उस ठंडे पानी में कुछ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी हार्ड हो जाता है। और जब भी आप साबुन यूज करोगे तो वो साबुन ज्यादातर वेस्ट हो जाता है उन आयंस को निकालने में, दैट्स वाई उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। तो इसलिए अगर आप पहले थोड़ा वॉशिंग सोडा मिला दोगे तो वो हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाएगा, अब उसमें कपड़े आसानी से साफ हो पाएंगे। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा जाता है। पीओपी की अगर हम बात करें तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसको पेरिस में ही फाउंड किया गया था, पेरिस में ये मिला था, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये फॉर्मूला होता है पीओपी का। जो आपके घरों में पीओपी होती है, या आपने देखा भी होगा कि जब फ्रैक्चर हो जाती है हमारी हड्डी, तो उस पे हमने फ्रैक्चर, जब हड्डी ब्रेक हो जाती है तो फ्रैक्चर वगैरह करने के लिए यूज होता है। अब होगा क्या काम, ऑन हिटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। ये आपको याद रखना है, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और पीओपी में हाफ मॉलिक्यूल। और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है 373 केल्विन, जिसको डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जब आप इसको हीट करोगे इतने पे, तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट अपना लूज कर देगा पानी का, और उस टाइम पे पीओपी बनेगा। ये एक व्हाइट पाउडर होता है, और ये जब कभी भी अगर आप CaSO4 में 1.5 मॉलिक्यूल वापस से ऐड करोगे तो ये जिप्सम बन जाएगा, सीमेंट जैसा हार्ड, जिसकी वजह से आपका पैर या कहीं पे भी आपने फ्रैक्चर किया तो वो मूव नहीं करेगा और हड्डी जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजेस क्या होते हैं, डॉक्टर पीओपी को यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स, सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स फॉर मेकिंग द टॉयज, एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर स्मूथिंग द सरफेस, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है कि जब कभी किसी सोल्ट के अंदर पानी प्रेजेंट रहेगा लेकिन वो सोल्ट को गीला नहीं करेगा, उसमें सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो उसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अभी आपने वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ा था Na2CO3.10H2O, तो यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन ही का ही एग्जाम्पल है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसको ब्लू विट्रोइल भी कहा जाता है, CuSO4.5H2O को, जिसमें पानी के 5 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। और कई बार ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहते हैं उस सॉल्ट की। चलिए ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं, और जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।